हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास डेप्रिसिएशन आगे कंटिन्यू करना है। आज हम इसको फिनिश कर देंगे, बस छोटा मोटा सा ही बचा है, ठीक है। तो देखो हमारे पास आज हमने आई थिंक लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10th तक फिनिश कर दिया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10th तक हमारा हो गया था। तो आज हमारे पास 3-4 सवाल ही बच रहे हैं छोटे छोटे से। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे अब हम अपने पास। ठीक है, आओ देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। मेसर्स अंशुल एंड कंपनी commenced business on 1st January 2015 when they purchased planter machinery for 7 lakh. आगे, they adopted a policy of charging depreciation at 15% per annum on diminishing balance basis, and over the years their purchases of plant have been 1st Jan 2016 पे 1,50,000, 1st Jan 2019 पे 2 लाख। On 1st January 2019, it was decided to change the method and rate of depreciation to straight line basis. तो देखो क्या कह रहा है, 1st January 2015 पे एक प्लांटर मशीन खरीदा था 7 लाख रुपए का, उस पर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे WDV मेथड से, और उन्होंने साल के दौरान कुछ और परचेज भी करी, 16 में भी करी और एक 19 में भी करी। अब क्या कह रहा है, 1 जनवरी 2019 से उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो मेथड को चेंज करेंगे और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाएंगे अब स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, ठीक है। तो WDV से SLM हो गया। अब क्या कह रहा है, ऑन दिस डेट द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज असेस्ड एज 6 years फॉर ऑल असेट्स परचेज्ड बिफोर 1 जनवरी 2019 with no scrap value and 10 years for asset purchased on 1 जनवरी 2019। तो ये हमारा एक नया सवाल है, चेंज का है, इसमें मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा चेंज होगा। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, अगर पता नहीं तुम लोगों को स्कूल में सिखाया गया नहीं गया है, तो इसका पुराने ज़माने में कुछ अलग ट्रीटमेंट हुआ करता था, तो अब वो वाला ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हमसे सवाल पूछ रहा है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन द प्लांटर मशीनरी प्लांटर इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019, ठीक है। तो इस सवाल को करने से पहले मैं चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन थोड़ी सी थ्योरी लिखवा रहा हूँ, वो थ्योरी लिख लो, उसके बाद सवाल पिक करते हैं। तो हेडिंग डाल लो अपने पास, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन कर लेना इसको। लिखो, वेन एवर एनी चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, वेन एवर एनी चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन is made, comma, such change in method is treated as change in accounting estimate, as per AS5, किसी ने लिखना तो AS5 ऐसे लिखना है, ठीक है। आगे फुल स्टॉप, its effects should be quantified, and disclosed, full stop. Such change in method is to be recorded
is to be recorded on prospective basis प्रोस्पेक्टिव बेसिस को 2 बार अंडरलाइन कर लो, लिखो आगे, एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली, एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, आओ अब सवाल रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 1 जनवरी 2015 पे एक मशीन खरीदी 7 लाख रुपए की। आगे पॉलिसी थी 15% डेप्रेशन लगाएंगे ऑन WDV बेसिस, एंड साल और बाकी सालों में हमने कुछ और परचेज करी। 1 जनवरी 2016 पे 1.5 लाख की परचेज करी, 1 जनवरी 2019 पे 2 लाख की परचेज करी। आगे क्या कह रहा है, ऑन 1 जनवरी 2019 इट वॉज डिसाइडेड कि वो मेथड चेंज करेंगे, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे करेंगे, और उन्होंने डिसाइड किया कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज असेस्ड एज 6 years फॉर ऑल असेट्स परचेज बिफोर 1 जनवरी 2019। तो जब उन्होंने चेंज डिसाइड किया कि अब हम SLM और WDV से SLM पे जाएंगे, तो उन्होंने कहा जो भी मशीन 1 जनवरी 2019 से पहले खरीदी हुई है उसकी रिमेनिंग लाइफ अब सिर्फ 6 साल है, एंड 10 years जिनकी जो से खरीदे 1 जनवरी 2019 को। तो 1 जनवरी 2019 से पहले कितने प्लांटर मशीनरी खरीदे हुए हैं? 2। एक तो ये वाला जो परचेज किया 1 जनवरी 2015 पे, और दूसरा 1 जनवरी 2016 पे हमने 1,50,000 का खरीदा। तो ये 2 खरीदे, इनके ऊपर हम 2018 तक 31 दिसंबर 2018 तक WDV से लगा रहे थे। अब कैसे लगाना है? स्ट्रेट लाइन मेथड से। कह रहा है कि अब इनकी लाइफ 6 साल हो गई है, बट सवाल में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन SLM से कितना लगेगा वो तो दिया ही नहीं। अब क्या करें? है 15% से लग जाएगा? गलत। क्या तुम्हारे को स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ती है? अगर उसका फॉर्मूला देखो तो SLM मेथड से अगर डेप्रिसिएशन निकालते हो तो उसका फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। तो हमारे पास 4 साल डेप्रिशिएट हो जाएगा मशीन, 2015 में, 16 में, 17 में और 18 में, क्योंकि बुक्स क्लोज हो रही 31 दिसंबर को। तो 4 साल डेप्रिशिएट हो जाएगा। अब जो वैल्यू बच जाएगी प्लांटर मशीनरी की, वो प्लांटर मशीनरी 6 साल चलेगा। तो सिंपली जो वैल्यू बच के आएगी उसको डिवाइड कर देना 6 से, अगले 6 साल का डेप्रिशिएशन पर एनम निकल के आ जाएगा बस। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना पता नहीं क्या है, बच्चे डेप्रिसिएशन का रेट ढूंढने बैठ जाते हैं। अरे ज़रूरत ही नहीं है, SLM बेसिस पे तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना भी हो, अगर यूजफुल लाइफ हो तो काम चल जाएगा। और उन्होंने यूजफुल लाइफ बता दी कि 6 साल होगी नए एसेट्स की, वो जो असेट 1 जनवरी 2019 से पहले के खरीदे हुए हैं, और जो 1 जनवरी 2019 को खरीदे हैं उनकी 10 साल हो जाएगी। ठीक, आओ शुरू करें सवाल। क्वेश्चन नंबर 11। अब सवाल ने वैसे देखो तो लेजर तो ऐसा कुछ खास मांगा नहीं है, बट हम लेजर बना देंगे, 2019 का बनाएंगे। ठीक है, अब 2019 का लेजर बनाने के लिए हमारे पास ये जो 2 मशीन पहले की खरीदी हुई हैं, ये वाली और ये वाली, इनकी WDV होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्या बनाना है? सिर्फ 2019 तक के बुक्स बनाने हैं, यानी कि 1 साल के लेजर बनाना है। और 2 मशीन पहले से खरीदी हुई हैं, तो जो मशीन पहले से खरीदी हुई हैं उनका ओपनिंग बैलेंस तो लिखना पड़ेगा ना लेजर अकाउंट में। वो बैलेंस है नहीं, तो पहले वो निकालेंगे। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 11। कैलकुलेशन ऑफ क्या लिखें? WDV of first 2 machines। तो हमारे पास 2 मशीन है, मशीन 1, मशीन 2।
ठीक है, क्या तारीख है आज? 18। आ जाओ, शुरू करते हैं। अब देखो, कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 15, पहली मशीन कब खरीदी थी? 1 जनवरी 15 पे खरीदी थी ना, 7 लाख रुपए की, तो 7 लाख। क्या मशीन 2 भी 1 जनवरी 15 पे परचेज की है? नहीं, तो यहां डैश डाल दो। अब लगाओ इस पे डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना, 15% है शायद ना, यूजिंग WDV। तो 7 लाख का 15% कितना आएगा? 1,05,000। तो 7 लाख माइनस 1 लाख हो गया 6 लाख। 6 लाख में से 5,000 और हटा दो, 5,95,000। ये क्या आ गया? WDV एज ऑन 1 जनवरी 16। तो मैं अब क्या लिख रहा हूं, वैल्यू ऑब्लिक कॉस्ट, क्योंकि ना अब दूसरी मशीन की कॉस्ट आएगी ऑन 1 जनवरी 16। तो मशीन 1 इतने की हो चुकी थी, मशीन 2 हमने परचेज करी थी उस दिन 1 जनवरी 16 पे 1.5 लाख रुपए की। तो अब उसकी वैल्यू यहां डाल दो। ठीक है, अब लगाएं डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन लगाओ एट द रेट 15%। तो 5,95,000 का 15% निकालना, 89,250, और 1.5 लाख का 15% हो जाएगा 22,500। तो ये हो गया 505,750, और 1.5 लाख माइनस 15%, 127,500। तो ये क्या आ गई? WDV एज ऑन 1 जनवरी 17। फिर एक बार और डेप्रेशन लगेगा, 4 साल तक ऐसे ही डेप्रेशन लगता चला जाएगा। तो इसका 15% हो गया 19,125, और इसका 15% हो गया 7,5,863। फोर टू 9,887, 1,08,375। यह हो गया WDV एज ऑन 1 जनवरी 18। अब एक और डेप्रिसिएशन लगेगा, उसके बाद हम पहुंचेंगे WDV एज ऑन 1 जनवरी 19। 16,256 माइनस करने के बाद आ रहा है ये 92,119, 429,887 का 15%, ये हो गया 6,4,483। थ्री 6,5,404। तो ये क्या हो गई? WDV रिटर्न ऑन वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 19। तो 4 साल के लिए ये प्लांटर मशीनरी मशीन 1 यूज़ हो गया, 3 साल के लिए ये यूज़ हो गया। अब सवाल ने क्या बोला कि भाई 1 जनवरी 2019 को उन्होंने डिसाइड किया कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करेंगे टू स्ट्रेट लाइन बेसिस, और जो भी मशीन 1 जनवरी 2019 से पहले खरीदी हुई थी उनकी बची हुई लाइफ अब सिर्फ 6 साल है। ठीक है, तो ये जो मशीन 1 की वैल्यू बच रही है, मशीन 2 की वैल्यू बच रही है, ये हमें अब 6 साल में राइट ऑफ करनी है। तो हर साल कितना करेंगे? इस फिगर को डिवाइड कर दो 6 से, तो हर साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा।
SLM का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। अब हमारे लिए यही कॉस्ट बन गई, क्योंकि इसी को 6 साल में राइट ऑफ करना है। स्क्रैप वैल्यू सवाल ने बोला था 0 है, तो ये कॉस्ट माइनस 0 अपॉन 6, तो निकालना डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा यूजिंग SLM। तो 365,404 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ रहा है? 60,900, 0.66 आ रहा है, तो 60,901 ले रहा हूँ, 0.06 हो गया ना। इसकी वैल्यू जो बच के आएगी वो है 304,503 और 92,119 डिवाइडेड बाय 6 15353 76,766। तो ये हो गई WDV एज ऑन 31 दिसंबर 19। ये आया समझ? जो आखिरी साल है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक तो ये लगेगा, एक ये लगेगा, प्लस जो थर्ड मशीन खरीदी हमने उसके ऊपर अलग डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो जो थर्ड मशीन है, मशीन परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2019, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख। उसकी कॉस्ट है 2 लाख, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना यूजिंग SLM। तो इनकी लाइफ सवाल ने बोली कितनी है? 10 साल। जो भी 1 जनवरी 2019 को खरीदे हैं उनकी लाइफ 10 साल है। कुछ स्क्रैप वैल्यू तो नहीं बताई? नहीं। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? 2 लाख माइनस 0 अपॉन 10, यानी कि 20,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? एक तो पहले ये वाला 60,901 हो गया, प्लस 15353 प्लस 20,000। किसको ये नहीं आया समझ पूछ लो। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया लास्ट ईयर का 2019 का, मतलब 96,254। क्वेश्चन में बोला था कि हमने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज किया है, तो कैलकुलेट करो द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन P&L अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन में जो डिफरेंस आएगा, डेप्रिसिएशन का डिफरेंस क्या, तो इसको भी पहले वैसे ही करते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो कितना लगेगा, ये जो फिगर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ 365,404, इस पे देखना 15% कितना आएगा डेप्रिसिएशन, और 92,119 का 15%, ये हो गया 54,810.6 है, तो 811 कर दिया। 92,119 इंटू 15%, 13,818, तो प्लस 54,811। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो लगा वो है 68,629। ये डेप्रिसिएशन लगा यूजिंग WDV, और SLM से जो लगा वो कितना है? 60,901 प्लस 15353, 76,254, ये लगा यूजिंग SLM। तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितना लगा? 68,629, 7625, ये आ गया हमारा एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। किसी को डाउट है तो बोलो। सवाल ने बेसिकली यही मांगा है, तो दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो।
कि डेप्रिसिएशन यूजिंग, इसको हेडिंग यहाँ लिख देना, इसको लिख देना डेप्रिसिएशन यूजिंग WDV ये हो गया डेप्रिसिएशन यूजिंग SLM। तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन फॉर 2019 7625 हो जाएगा। करें आगे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 देखो क्या कह रहा है। A machine costing 6 lakh is depreciated on straight line basis assuming 10 years working life and nil residual value for 3 years। 6 लाख रुपए की एक मशीन हम SLM से डेप्रिशिएट कर रहे थे ये सोच के कि इसकी लाइफ है 10 साल और स्क्रैप वैल्यू है नील। 3 साल तक हम यही सोच के डेप्रिशिएशन लगा रहे थे। द एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर द 3rd year वॉज रीअसेस्ड एट 5 years। क्या हुआ, जब हमने 3 साल यूज़ कर लिया, यूज़ करने के बाद लगा यार ये 10 साल तक नहीं चलने वाला, ये अब वैसे तो देखा जाए तो 10 साल में से 3 साल यूज़ हो गए तो कितने साल बच गई इसकी लाइफ, 7 साल बच गई। तो इनको लग रहा था कि वैसे तो 7 साल तक चल जाएगा, बट 3rd year के एंड पे लगा नहीं यार हम इसको ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो ये अब 7 साल तक नहीं चल पाएगा, ये सिर्फ इसकी रिमेनिंग लाइफ अब सिर्फ 5 साल ही है। हमें कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन फॉर द 4th year। आसान सा है, क्या करेंगे पहले, क्या करें पहले 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्या मानते हुए कि 10 साल की लाइफ है और उसको 10 साल की लाइफ मान के 3 साल के हिसाब से डेप्रिशिएट कर देंगे। फिर जब हमें लगेगा कि यार इसकी लाइफ 7 साल नहीं है 5 साल ही है तो जो वैल्यू बच गई है उस वैल्यू को 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अब उसकी लाइफ से 5 साल रह गए तो बची हुई फिगर 5 साल में राइट ऑफ करनी होगी। क्लियर है, आओ जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 4th year मांग रहा है ना वो। तो कॉस्ट ऑफ PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं, मशीन को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं। तो 6 लाख रुपए की खरीदी थी, कॉस्ट ऑफ PPE 6 लाख माइनस डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम यूजिंग SLM। तो फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। तो इससे क्या आ जाएगा, A साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक, हमने कितने साल का डेप्रिसिएशन एक साथ लगा देना है, 3 साल का। तो 6 लाख डिवाइड बाय 10 कितना हो गया 60,000 और 60,000 इंटू 3 1,80,000। तो WDV हो गई 4,20,000 WDV एट द एंड ऑफ 3 years। यहां तक कोई डाउट है, आसान सा है। 6 लाख अपॉन 10 1 साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा और 3 साल कितना हो जाएगा 1,80,000। अब उसने बोला ये जो लाइफ है अब ये लाइफ सिर्फ 5 साल की ही रह गई है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इस फिगर को 5 साल में ख़त्म करना है।
तो लगाओ डेप्रिसिएशन यूजिंग SLM सेम 4,20,000 अपॉन 5। सवाल ने सिर्फ 5th ईयर का डेप्रिसिएशन मांगा था, तो 4,20,000 अपॉन 5 84,000। अगर माइनस कर दें तो आ गया 3,36,000। तो ये हो गया WDV एट द एंड ऑफ 4th ईयर। सवाल ने मांगा था कि भैया डेप्रिसिएशन बताओ 4th ईयर का कितना है, तो कितना डेप्रिसिएशन हो गया 84,000। तो नीचे लिख दो डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर इज इक्वल टू ₹84,000। ये वाली फिगर आसान सा था। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। A machine of cost 12 lakh is depreciated straight line, you assuming 10 years working life and 0 scrap value. At the end of the 3rd year, machine was revalued upwards. हमने मशीन की वैल्यू बढ़ा दी 60,000 से, and the remaining useful life was reassessed at 9 years. 10 लाख की मशीन थी, स्क्रैप वैल्यू 0 था और 10 साल के हिसाब से लाइफ समझ के हम इसको डेप्रिशिएट कर रहे थे। 3 साल के बाद हमें लगा कि यार जो वैल्यू बच रही है ना, ये मशीन की वैल्यू उसमें 60,000 ज़्यादा है, रीवैल्यू बढ़ा दिया हमने, रीवैल्यूएशन। तो 60,000 से वैल्यू को बढ़ा दिया और क्या बोला 10 साल के बाद इसकी 10 साल में 3 साल तो ख़त्म हो गए, लाइफ कितनी होनी चाहिए बची हुई 7 ईयर्स। बटू क्या कह रहा है, अब हमें लग रहा है कि द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज रीअसेस्ड एट 9 ईयर्स, मतलब 2 साल से ज़्यादा बढ़ गई उनकी लाइफ प्लांटर मशीनरी की। तो ये जो केस है ये है केस रीवैल्यूएशन का, जहां पे हमने प्लांट एंड मशीनरी को रीवैल्यू किया है और रीवैल्यू करके हमने 60,000 से बढ़ाया है। ठीक है, तो इसको भी पहले वैसे ही करते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 12 किया था, बस इसमें हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो मैं इसी में ही कर रहा हूं, तुम लोग फॉर्मेट बना लो। करें स्टार्ट। तो पीपीई की कॉस्ट कितनी है 12 लाख, स्क्रैप वैल्यू 0 है, तो कॉस्ट ऑफ पीपीई 12 लाख। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। तो 1,20,000 हो गया 1 साल का डेप्रिसिएशन, 3 साल कितना हो जाएगा 1,20,000 इंटू 3,60,000। तो 12 लाख माइनस 3 लाख, ये हो गया 9 लाख और 40,000 और हटा 60,000 और हटा दो 8,40,000। ठीक, अब वैल्यू 8,40,000 हो गई थी। सवाल ने बोला कि हम इसकी वैल्यू 60,000 से इंक्रीज कर देंगे, तो ठीक है इंक्रीज करेंगे, रीवैल्यू अपवर्ड्स करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ऐड कर दो नहीं, अपवर्ड रीवैल्यूएशन के नाम से लिख दो, अपवर्ड रीवैल्यूएशन 60,000। कितना हो गया अब ये 9 लाख। अब इसको डेप्रिशिएट करेंगे 9 साल में, क्योंकि उसने बोला था रिमेनिंग लाइफ अब 9 साल हो गई है। तो डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर इज इक्वल टू 9 lakhs माइनस 0 अपॉन नई यूजफुल लाइफ है 9 ईयर्स।
तो 1 लाख माइनस करने के बाद वैल्यू आ गई 8 लाख। WDV at the end of 4th ईयर। सवाल ने तो मांगा था डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर, तो वो लिख दो देयरफॉर डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर इज इक्वल टू ₹1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे अपवर्ड रिवैल्यूएशन करा है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज करी है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कोई बता सकता है? 60,000 से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को बढ़ाया है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तुम लोगों ने करी भी है जर्नल एंट्री थोड़ी बहुत, हैं? मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कुछ कुछ ऐसा करा होता तुम लोगों ने 12th में पार्टनरशिप में। ठीक है, अब फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे तुम रिवैल्यूएशन लिखते थे, यहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस लिख दोगे बस। तो अगर इसकी जर्नल लिखनी हो तो जर्नल क्या बनेगी? अपवर्ड रिवैल्यूएशन की। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ी तो प्लांट एंड मशीनरी या PPE भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 60,000। ठीक है, तो अगर इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा ना, तो देखो बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। बैलेंस शीट में दिखाना थोड़ा बहुत तुम्हें आता है। बैलेंस शीट में तुम्हारा PPE पहले तो 8,40,000 का दिख रहा था, 3 साल के बाद 8,40,000 का था ना, प्लस क्या किया था? रिवैल्यूएशन किया था, तो प्लस रिवैल्यूएशन 60,000, इसकी वैल्यू हो गई 9 लाख, माइनस डेप्रिसिएशन 1 लाख, तो बाहर आ जाएगा 8 लाख। और ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है ये यहाँ दिखेगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व तुमने 60,000 से बढ़ा दिया था, तो ये 60,000 से ये बढ़ जाएगा, 60,000 से PPE बढ़ गया। अब तुमने 9 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, तुमने क्या कहा? ये 9 लाख 9 साल में ख़त्म होगा, तो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व भी 9 साल में ख़त्म होगा, तो इसको भी राइट ऑफ करोगे इन P&L। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 9 कितना? 6666.66, तो 6667, तो 53333 इस तरीके से दिखेगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व ने क्या किया? प्रॉफिट है ना एक तरीके से, तो प्रॉफिट बैलेंस शीट में कहाँ जाता है? लायबिलिटी साइड पे रिजर्व सरप्लस के अंदर। तो रिजर्व सरप्लस के अंदर तुमने 60,000 प्रॉफिट बढ़ा दिया और प्लान भी बढ़ा दिया। अब क्या किया? 8,40,000 प्लस 60 9 लाख, तो इस 9 लाख के अंदर 60,000 भी है। ये जो वैल्यू 9 लाख की इसके अंदर 60,000 जुड़ा हुआ है ना, तो क्या करा? ये 9 लाख 10 साल 9 साल में राइट ऑफ होगा, तो 60,000 क्या हो रहा है? 9 साल में ख़त्म हो रहा है ना, तो ये रिजर्व भी 9 ईयर्स में राइट ऑफ होगा धीरे धीरे करके इन P&L। ठीक है, ये बना लो, ये बैलेंस शीट वाला जो बनाया मैंने इसको बना लो। सबने बना लिया? ये जो लोग ऑनलाइन बैठे सबने बना लिया? यस सर। चलो लास्ट आखिरी सवाल, फिर हमारा वाला चैप्टर खत्म। क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्या कर रहा है। अमेजिंग ग्रुप हैड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट
with a book value of 35 lakh on 31st December 2019. The balance in revaluation surplus on that date was 3 lakh. तो पीपीई की वैल्यू 35 लाख रुपए दिख रही है बैलेंस शीट में, और रिवैल्यूएशन सरप्लस यानी कि रिवैल्यूएशन रिजर्व भी दिख रहा है 3 लाख रुपए का बैलेंस शीट में. आगे, एज अ पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिस ऑफ रीवैल्यूइंग द असेट्स ऑन ईयरली बेसिस, another revaluation was carried on 31st December 2019. Evaluate the impact of revaluation if the fair value as a result of the revaluation done on 31st December 2019 was 37 lakh या फिर 33 lakh या फिर 31 lakh. Also give the journal entries. देखो एक चीज़ समझो, तुम लोगों को स्कूल में सिखाया जाता है कि जो भी फिक्स एसेट्स होते हैं उनको आप रिकॉर्ड करते हो ऑन कॉस्ट बेसिस, एंड हर साल आप कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते चले जाते हो और आप उसको असेट को रीवैल्यूएशन नहीं करते. बट अब एक नया रूल आ गया है, AS10 रिवाइज हुआ है. अब क्या है, आप असेट को, अपने फिक्स एसेट्स को कॉस्ट बेसिस पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर रीवैल्यूएशन बेसिस पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो. इसका मतलब ये है कि आप अगर चाहो तो हर साल अपने प्लांट एंड मशीनरी को रीवैल्यू कर सकते हो उसकी फेयर वैल्यू पे. ठीक है, अभी तक तो क्या करते थे, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करा, जो फिगर आई उसको कंपेयर नहीं किया फेयर वैल्यू से कि कितने का बिकेगा, बस उस वैल्यू को सीधा सीधा डेप्रिशिएट कर दिया 10% 15%. बट अब क्या है, आप रीवैल्यूएशन बेसिस पे भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट फिक्स्ड एसेट्स को मेंटेन कर सकते हो. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने ईयर 1 पे एक असेट खरीदा जिसकी कॉस्ट थी 50 लाख, ठीक है, और उसकी फेयर वैल्यू भी थी 50 लाख. तो आपने क्या किया, 50 लाख के ऊपर जो ओरिजिनल कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल इस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो कितना हो गया, 5 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया. तो 50 लाख माइनस 5 लाख कितना हो जाएगा, 45 लाख. 45 लाख क्या हो गई, WDV हो गई. बट एक साल बाद अगर इसकी फेयर वैल्यू मान लो 40 लाख ही है, तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि या तो आप असेट अपनी बुक्स में 45 लाख पे ही लिख लो या 40 लाख पे लिख लो. ठीक है, तो अगर 45 लाख पे लिखा तो नॉर्मल 45 लाख के ऊपर 10%, और जैसे चलाते वैसे चलता चला जाएगा. बट अगर आपने रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया कि कहा 45 लाख है और WDV 45 लाख है, मुँह दो क्या, जल्दी जा, 45 लाख इसकी WDV है और फेयर वैल्यू अगर 40 लाख है और आप असेट को दिखाना चाहते हो फेयर वैल्यू बेसिस पे, तो 5 लाख से कम हो रहा है, ये आपका जो प्लांट है वो 5 लाख से कम हो रहा है ना, तो इसको कहाँ डालेंगे, जो 5 लाख से कम हो रहा है इसको डालोगे तुम P&L अकाउंट में. बस नॉर्मल रिटर्न डाउन वैल्यू या डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट और मशीनरी के नाम से, सिंपल. ठीक है, अच्छा, उल्टा भी तो पॉसिबल है कि WDV 45 लाख हो रखी है जैसे कि हमने अभी निकाली, और फेयर वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा है. मान लो फेयर वैल्यू 47 लाख है, तब क्या करेंगे, 2 लाख से बढ़ गया ना, तो ये जो 2 लाख से बढ़ गया इसको डालोगे तुम रीवैल्यूएशन रिजर्व में या रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर डाल दोगे. ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया ईयर 2 पे. अब मान लो आओ ईयर 3 पे. अब तुमने क्या किया, इसको ये वाला देखना, तुम्हारे हिसाब से 45 लाख का था बट फेयर वैल्यू 47 लाख की थी, तो तुमने अगर रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करा है तो प्लांट और मशीन कितने पे दिख रहा होगा, सेकेंड ईयर के एंड पे 47 लाख, क्योंकि तुमने उसको रीवैल्यू कर दिया है. तुम फॉलो कर रहे हो रीवैल्यूएशन मॉडल, ना कि कॉस्ट मॉडल. कॉस्ट मॉडल फॉलो करते तो तुम 45 लाख पे लिखते, रीवैल्यूएशन मॉडल में 47 लाख पे डालोगे और इस 2 लाख की एंट्री क्या करोगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व 2 लाख से. ठीक, ये 2 लाख कहाँ दिखेगा तुम्हें, बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर. ठीक, अब आओ आगे बढ़ते हैं.
अब तुमने क्या किया, ईयर 3 पे डेप्रिसिएशन लगाओगा 47 लाख पे, तो 47 लाख पे तुमने डेप्रिसिएशन लगाया, तो मान लो वही 10% लगाया, तो 47 लाख का 10% हो गया 4.7। तो इसके ऊपर लगाओगे ना तुम डेप्रिसिएशन अगले साल, क्योंकि तुमने वैल्यू ये लगा दी, तो 47 लाख का 10% हो गया 4.7 लाख। तो 47 लाख माइनस 4.7 लाख कितना हो गया, 42 लाख 30। तो 42 लाख 30 ईयर 3 पे क्या हो गई, WDV तो हो गई। ठीक, अब मान लो ईयर 3 पे इसकी फेयर वैल्यू हो गई है 41 लाख। ऐसा पॉसिबल है ना कि भैया एक साल बढ़ गई, थर्ड ईयर तक आते आते वो गिर गई वैल्यू, फेयर वैल्यू। तो तुम्हारी बुक्स में कितना रिकॉर्डेड है, 42.3 लाख, और फेयर वैल्यू कितनी आई, 41 लाख। तो अब फेयर वैल्यू, अब हम क्या फॉलो करते हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1,30,000 से रिड्यूस करना पड़ेगा। अब ये कहाँ से रिड्यूस करेंगे, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में से। देखो तुमने पहले बढ़ाया था तो कहाँ डाला, रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाला ना। अब जब घटाओगे तो पहले कहाँ से घटाओगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में से ही घटाओगे। ठीक है, तो 1,30,000 रिड्यूस करोगे रिवैल्यूएशन रिजर्व में से, तो एंट्री क्या करोगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 1,30,000 टू PPE। जब बढ़ाया था तो क्या किया था, PPE टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, और जब घटाओगे तो उल्टी हो जाएगी, रिवैल्यूएशन रिजर्व टू PPE। क्लियर है? अच्छा, एक पॉसिबिलिटी और है, आओ एक पॉसिबिलिटी देखते हैं। तुम्हारे हिसाब से WDV कितनी हो गई, 42.3 लाख। अब एक्चुअली में जब इसकी फेयर वैल्यू देखने गए तो फेयर वैल्यू निकली 40 लाख रुपए। थर्ड ईयर में इसकी वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू क्या है, 40 लाख। तो कितने से रिड्यूस होगा, 2.3 लाख से रिड्यूस होगा। अब रिजर्व में कितने पड़े हैं, तो 2 लाख तो रिजर्व से राइट ऑफ कर सकेंगे, बचे हुए कहां से राइट ऑफ करें, P&L से। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से राइट ऑफ करोगे 2 लाख, और जो बचा हुआ 30,000 है इसके अंदर, उसको P&L से राइट ऑफ करोगे। आया समझ? जो लोग ऑनलाइन बैठे सबको आया? सर। शुभांगी, शुभांगी सीट पे नहीं लग रहा है। तो बिल्कुल अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा सवाल आ रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 मैं पहले हल्का सा समझा रहा हूँ। कह रहा है इस वक्त बैलेंस शीट में असेट एंड लायबिलिटी कितने, असेट एंड रिजर्व कितने का दिख रहा है वो बता रहा है। तो कह रहा है इस वक्त प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बैलेंस शीट में दिख रहा है 35 लाख का, और रीवैल्यूएशन रिजर्व दिख रहा है कितने का, 3 लाख का। यानी कि उन्होंने पास्ट में 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा के अमाउंट से प्लांट और मशीनरी को बढ़ाया होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि वो उनकी प्रैक्टिस क्या है कि रीवैल्यू करते हैं असेट्स को ऑन ईयरली बेसिस, हर साल उनको रीवैल्यू करते हैं। तो 31 दिसंबर पे एक और रीवैल्यूएशन हुई, तो हमें बताना है रीवैल्यूएशन का क्या इम्पैक्ट होगा अगर फेयर वैल्यू 37 लाख है। तो अलग अलग केसेस हैं, तो क्या होगा, तो पहला केस 1 क्या है हमारा, WDV है 35 लाख और फेयर वैल्यू है 37 लाख। तो बताओ 2 लाख से क्या करेंगे, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, हमारी बुक्स में 35 लाख का है, आज मार्केट में बेचे तो 37 लाख का बिक जाएगा, बढ़ेगा। तो 2 लाख से इंक्रीज होगा PPE में, और इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, 2 लाख से तो जो तुमने बढ़ाया है
नहीं, जब बढ़ाया था तो क्या एंट्री करनी है? ये देखो ना, 45 लाख WDV थी, 47 लाख नई वैल्यू थी, 2 लाख से बढ़ाया था ना, तो क्या करेंगे? PPE टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। क्लियर है? तो करो कॉपी। जर्नल एंट्री भी मांगी ना सवाल ने, तो एंट्री बनी PPE डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। दो लाख। फॉर नरेशन डाल देना PPE रीवैल्यूड अपवर्ड्स। करें आगे। केस 2 देखो क्या कर रहा है, कह रहा है अगर फेयर वैल्यू 33 लैक्स हो जाए तो क्या करेंगे? तो आओ केस 2। सर हाँ, सर बैलेंस शीट में जो रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया तो उसकी वैल्यू 2 लाख आएगी या 3 लाख? 5 लाख हो जाएगी। 3 लाख तो पहले से है, 2 लाख से और बढ़ा दिया तो ये 5 लाख हो जाएगी। अब देखो केस 2, WDV 35 लाख है, फेयर वैल्यू 33 लाख है, तो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा इन PPE 2 लाख से। अब इस डिक्रीज को कहां से करें? रिवैल्यूएशन रिजर्व से, क्योंकि रिजर्व में अभी भी 3 लाख पड़ा हुआ है, इसमें से 2 लाख यूज कर लो। एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू PPE। रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू PPE। करें आगे। नेक्स्ट लास्ट केस है हमारा, अगर वैल्यू हो जाए फेयर वैल्यू 31 लैक्स तो क्या करेंगे? केस 3, 31 लाख हो जाए तो क्या करेंगे बताओ? डिक्रीज हो रहा है 4 लाख का। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़े कितने हैं? 3 लाख ही पड़े, तो 1 लाख क्या करेंगे? P&L से राइट ऑफ करेंगे। केस 3 डाल दो, P&L से निकालेंगे हम 1 लाख, 3 लाख रिजर्व से, और ये 4 लाख। और यहाँ से हमारा चैप्टर फिनिश।